सब इन्नर को सारखं लागा ఇంకా రాకపోతే రోజు కథలు అనుకునేది మంచి పాలి बांग्ला इस उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम में मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हसमुख साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे व्यक्तिगत अभिभावक, पूर्व कुलपति प्रोफेसर पाठक जी, प्रख्यात समाज विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, हम सबके अकादमिक मार्गदर्शक और इस संगोष्ठी के कीनोट स्पीकर प्रोफेसर आनंद कुमार जी, इस संगोष्ठी के समन्वयक विकास जी, शाइस्ता, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मनोज, हमारे सम्मुख बैठे हुए हमारे शासी परिषद के सम्माननीय कोषाध्यक्ष माननीय कृष्ण मोहन जी, प्रोफेसर चौबे जी, प्रोफेसर चौधरी साहब, अन्य यहाँ उपस्थित समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रमा राय जी, हमारे विशिष्ट प्रतिभागी, हमारे संकाय और हमारे कॉलेज के हमारे फैकल्टी मेंबर्स, शोध छात्र, आगंतुक, हमारे सुधीजन, हमारे गेस्ट्स, अन्य महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय और समाज के अन्य क्षेत्रों के लोग और मित्रों, सिर्फ 5 मिनट समय लूँगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि 10 बजे से आप लोग कैसे बैठे हैं और हमारा स्टाफ तो सुबह 9 बजे से है। यह संगोष्ठी समर्पित है हमारे पूर्व चेयरमैन, जिनका भी 16 जनवरी को देहावसान हुआ, श्री आर.के. श्रीवास्तव साहब को। देखिए, एक देहावसान ने कितना बड़ा संकट पैदा कर दिया। बाकी संकट तो हम रोज बरोज की जिंदगी में और संस्था के संचालन में झेल रहे हैं। आज जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी अग्रज डॉक्टर अजय जी ने जिस भूमिका का निर्वाह किया, आप सब परिचित हैं। मैं आराम से स्वागत करके किनारे हो जाता था, मेरी भूमिका संपन्न हो जाती थी। आज मुझे सदारत करना पड़ रहा है, वह भी ऐसे कार्यक्रम में जिसमें प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर पाठक जी जैसे लोग हों। तो यह कितना असहज बनाता होगा उस पदवी से कुछ भी कहना, वो मैं समझ सकता हूँ। वो वेदना मैं महसूस कर रहा हूँ। प्रोफेसर पाठक साहब ने एक ज़मीन तैयार किया और उस पर अकादमिक और अपने व्यावहारिक अनुभवों की इमारत प्रोफेसर आनंद कुमार साहब ने खड़ी की। और कितनी खूबसूरती से, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई झरोखा उसमें है जिसमें प्रवेश करके कुछ और कहा जाए। बावजूद इसके मेरी बाध्यता ये है कि मुझे कुछ कहना है, तो शायद पुनरावृत्ति होगी उन बातों की, या शायद उनका विश्लेषण भी हो सकता है, शायद उनको और थोड़ा मेरे वक्तव्य से जो 2 मिनट का होगा उसे कुछ बल मिल सकता है, ये कहने की कोशिश करें। बहुत सारे विचार, बहुत सारे विमर्श, बहुत सारी बातें होती रही हैं, हो भी रही हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे, चौधरी साहब जैसे लोग हैं जो समूचा जीवन इस क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, उनके अनुभव चाहे वो व्यावहारिक हो या अकादमिक हो, बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी झांकी आपने थोड़े समय में देखी। प्रोफेसर चौधरी साहब को आप सुनेंगे भी, बाकी लोगों को भी आप देखेंगे 2 दिन। दिक्कत सिर्फ ये रही कि जिस विकास की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो विकास है वो विस्थापन में बदल गया। इसलिए समाजशास्त्री कहते हैं कि ये जो विमर्श है नया, वो विकास बनाम विस्थापन का है, वो डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का है। हमने क्या, अंग्रेजों से पहले
जंगल पर, जमीन पर, जानवर पर, और जो पाठक साहब ने जोड़ा और जिसको अस्मिता से जोड़ करके प्रोफेसर कुमार साहब ने बहुत अच्छी बात करी, जमीर की, इन सारे पर नैतिक और कानूनी अधिकार उसी समाज का था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं थी। जब अंग्रेज आया, जब औपनिवेशिक सत्ता आई, तो अपने लाभ के लिए उसने इन पर कब्जा शुरू किया, अधिकार शुरू किया और उनको अधिकारों से बहिष्कृत करना, पीछे ढकेलना, मिनिमाइज करना, मार्जिनलाइज करना प्रारंभ किया। ऐसे ही सीधो, ऐसे ही कान्हो, ऐसे ही बिरसा मुंडा, या ऐसे ही तिलका मांझी, या ऐसे ही तमाम जो हमारे मुख्य अतिथि ने, हम तो उनको सुन रहे थे कि कितना सरोकार और जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं अपने गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे थे, उसमें उनकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका प्रतिरोध सब कुछ था। और इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि ये केवल उस परंपरा के वाहक नहीं हैं, बल्कि जीवंत विग्रह। तो यह जो सब कुछ था, और जब आज़ाद हुआ देश, तो आज़ादी के बाद एक नीति बनी जिसका जिक्र यहाँ आया कि कैसे इनको अलग रख के, विलग रख के, सेग्रीगेशन में इनका विकास होगा, इनको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और इसमें कई दशक निकल गए। फिर ये हुआ कि भाई ये तो विकास का मॉडल गलत है। समावेशी विकास के लिए, सुसंगत विकास के लिए तो जो गैर आदिवासी समाज है, जिसको तथाकथित आप सभ्य समाज, एलीट सोसाइटी कह सकते हैं, कैसे उनके बीच में संवाद स्थापित हो। और उस संवाद में जो दिक्कत आई वो ये आई कि इम्पोजिशन शुरू हो गया, जिसकी भी बात आई कि वो अभी पाठक साहब ने कहा कि नेहरू जी ने जो नीति बनाई उसमें ये था कि भाई कोई चीज अध्यारोपण नहीं होगा। लेकिन वो अध्यारोपण बरबस कहें, जानबूझ करके कहें, या नीतियों के नाते कहें, वो अध्यारोपण होता रहा। वह भी बहुत समझ में नहीं आया। और तीसरा एंगल, तीसरा दृष्टिकोण जो धर्मांतरण का था, उस पर मैं बहुत बात नहीं करना चाहता। लेकिन सब मिला के हमने विकास के लिए क्या किया? कहा खेती विकसित करेंगे इनके लिए, तो इनकी जो पारंपरिक खेती थी उसको खत्म किया, और एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के नाम पर हमने खेती का विकास शुरू किया। डैम बनाया। डैम ने क्या किया? डैम ने ये किया कि जो उनकी सच में खेती लायक जमीन थी उन पर जल भराव हो गया, विस्थापन शुरू हो गया। कृषि विकास के नाम पर किया गया और शुरू हुआ विस्थापन। कहा नहीं भाई, हमको तो बहुत खनिज संपदाओं को वहां तलाश करना है, आयरन ओर्स खोजने हैं, तमाम इस तरह की माइनिंग इंडस्ट्रीज को लेके जाना है और वहीं लगाना है ताकि उनको विकसित किया जा सके। आपने वहीं लगाया जहां उनकी आबादी थी। उनका कितना विकास हुआ? विस्थापन जरूर हुआ, और ये विस्थापन हमारे समाजशास्त्री बताएंगे, बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। क्या किया आपने? फिर क्या किया? कहा भाई हम तो कुछ नेशनल पार्क्स बनाएंगे, 100 से ऊपर नेशनल पार्क हैं। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएंगे, 500 से ऊपर देश में वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हम नहीं कहते कि जंगली जानवरों की रक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन शर्त क्या है? मानव के समुदाय को समाप्त करके जानवरों की रक्षा, या दोनों में कोई तालमेल हो सकता था, दोनों सुसंगत हो सकते थे? ऐसा नहीं हुआ। फिर विस्थापन। और विस्थापन क्या रहा? वो विस्थापित होकर करके जाते कहाँ थे? विस्थापित होकर के जो आसपास की मलिन बस्तियां हैं उसमें मर्ज हो गए, या शहरों की ओर आए। तो शहरों की ओर आए तो क्या उनकी दुर्दशा हुई? कितना मनोवैज्ञानिक त्रासदी के स्तर पर वो जिए, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी रीति नीति, अपने देवी देवता, अपने मूल्य, अपने गीत, सब कुछ उनका ऐसा था जो बाकी समाज से इतर था। और बाकी समाज ने क्या किया? शहरी समाज ने क्या किया? हम लोग बड़े होशियार लोग हैं और एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर है हमारा, हमने वहां पर भी उनको एक्सप्लॉयट किया, अस्पृश्य तक बना दिया उनको। और इस अस्पृश्यता ने कितना विषाद पैदा किया, कितना मनोवैज्ञानिक स्तर पर, संवेग के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, भावना के स्तर पर कितना तोड़ा कि वो हथियार लेके खड़े हो गए, वो वायलेंट हो गए। वो पेन इतना बड़ा था, वो दर्द, वो दुख इतना बड़ा था कि वो वायलेंट हुए। वायलेंट होने की केवल ये एक वजह नहीं थी, बहुत सारी वजहों पर विमर्श, बहुत सारी वजहों पर बात हो सकती है, लेकिन यह एक बड़ी वजह थी कि सुसंगत विकास नहीं हुआ। आप बात करते रहिए 2011 सेंसस की कि भाई इनकी 8% 9% आबादी थी, 1.4 मिलियन से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, लगभग 9% के आसपास आबादी है। और जो भारतवर्ष का जो रिहायशी इलाका है उसमें 15% रिहायशी इलाकों पर वो रहते हैं। लेकिन कुल मिला करके ये सारा का सारा आंकड़ा, अंक और आंकड़े का खेल पाठक साहब ने बहुत बढ़िया समझाया। लेकिन जो विस्थापन की पीड़ा थी, वो विस्थापन क्या था?
एक लाइन में अगर कहें तो आपने केवल जंगल से उनको विस्थापित नहीं किया, उनके अंदर के जंगल को भी खत्म किया। जो एक बहुलतावादी समाज, बहुलतावादी विचार, बहुलतावादी संस्कार और एक समावेशी संस्कार को लेकर के उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा। कभी भी जब ब्रितानी हुकूमत यहाँ नहीं शुरू थी तो कहाँ उनको रोटी की कमी थी, कहाँ उनको किसी बात। हमारे कहने का यह मतलब नहीं कि मैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी के परिवर्तनवादी विचार को अलग कर रहा हूँ, नहीं। परंपरा और परिवर्तन का सामंजस्य तो होना चाहिए, लेकिन ये कितना कंपैटिबल होगा, कितना सुसंगत होगा और ये सुसंगत कैसे होगा, इस बात पर मुझे लगता है कि ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। केवल एक बात की तरफ इशारा करके मैं अपनी बात को कहने के लिए, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कि जो पारंपरिक भारतीय समाज था वो अपने कथाओं के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बहुत कुछ कहता था, उसको भी हमने छोड़ा। इस संपूर्ण विकास के मॉडल में कम से कम हम 2 टेक्स्ट की बात करें, 2 कालखंड की बात करें, रामायण और महाभारत। इस तरीके से भी विचार होना चाहिए कि आखिर भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए 14 वर्ष इनके बीच में प्रशिक्षण लेना पड़ा। यह कैकेयी के माध्यम से यह जो जंगलों की ओर, वनवासी समाज की ओर भेजना था, वह बहाना था। वो भेजना इसलिए था कि आप कोलों को समझेंगे, भीलों को समझेंगे, किरातों को समझेंगे। शबरी का बेर खाने के पीछे एक बड़ा संदेश है। और अपने ननिहाल की सेना, अपने ससुराल की सेना, अपने रिश्तेदारों की सेना को लेकर के लंका पर उन्होंने चढ़ाई नहीं किया, और जिस असुर संस्कृति का उन्होंने विनाश किया वो इन्हीं वनवासी भाइयों को लेकर के उन्होंने किया। तो यह एक प्रशिक्षण था कि पुरुषोत्तम के नाते जब आप राजा होंगे और जब आप वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करेंगे तो आप लोक के उस दर्द को कैसे समझेंगे जो सर्वथा एकदम किनारे, बिल्कुल हाशिए पर खड़ा है। वह लोक का एक बड़ा हिस्सा है, वो संपूर्ण लोक नहीं है, संपूर्ण लोक का, लेकिन वह एक बड़ा हिस्सा है। यह इस तरीके से देखा जाए, धर्मराज युधिष्ठिर को बनना था तो उनको भी 12-13 वर्ष, चाहे वो द्यूत के बहाने बन जाना पड़ा, लेकिन वो जाना था, वो प्रशिक्षण था। क्योंकि बिना उनके बीच रहे उन सरोकारों को, उनके सांस्कृतिक अवदान को, उस कलेवर को आप कैसे समझेंगे? और जब तक नहीं समझेंगे तब तक सभ्य समाज, नया समाज, प्रगतिशील समाज, वैज्ञानिक समाज और वेलफेयर स्टेट कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, लोकतंत्र कैसे इस्टेब्लिश, कितनी बेहतरीन व्यवस्था थी उन्हें भी समझना पड़ा। और आने के बाद फिर वो धर्मराज होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रतीक इन तरीकों से भी समझने के हैं, ये कथाएं समझने की हैं, लेकिन जब तक यह सुसंगत नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि यह विकास बनाम विस्थापन ही बना रहेगा। इसे सुसंगत होना आवश्यक है, समरस होना आवश्यक है, तभी किसी समावेशी और शाश्वत विकास के चरित्र की अवधारणा फलीभूत होगी और हम या सरकार या समाज उसको ठीक से समझ पाएगा और ठीक से क्रियान्वित कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। एज यूजुअल आपके वक्तव्य ने 10 मिनट में ही वो ऊर्जा, वो जोश सबके अंदर इसका संचार कर दिया है। जिस तरह के जुनून की हमें ज़रूरत है वो जुनून आपने अपने वक्तव्य से हमें दे दिया है। तो सर की एक बात बहुत पसंद आई कि हमने आदिवासियों को जंगल से नहीं निकाला, हमने उनके अंदर से जंगल को निकाल दिया है। जंगल बाहर नहीं बसते, जंगल आदिवासियों के अंदर बसते हैं। तो अगर जंगल को हम दिल माने तो उसकी धड़कन आदिवासी है। थैंक यू वंस अगेन सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर मनोज कुमार दुबे सर टू